नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरों की आपसे बात होगी और दिल्ली से लेकर बिहार तक, खास तौर पर इन दो राज्यों में जहां इस साल चुनाव होने हैं, वहां क्या सियासत हो रही है और कैसी उठापटक की तैयारी है आपको बताएंगे। पहले बिहार से शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा, अभी तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। फिर उन्होंने कल यह भी कहा कि नीतीश कुमार और एनडीए की विदाई का साल है, साल 2025। आगे बात बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में काबिज हैं और अगर आप एक ही बीज बार बार बोते जाएंगे तो फसल भी खराब होती है और जमीन भी खराब होती है। तो इसलिए अब नीतीश जी का जाना तो तय। कट टू लालू जी गाड़ी में जा रहे थे, बढ़िया गाड़ी थी, भी दिखाऊंगा आपको। वहां पत्रकार भी बैठे हुए थे और उन्होंने माइक लगा करके पूछना शुरू किया कि लालू जी, क्या नीतीश कुमार अगर आए तो दरवाजे खुले हुए हैं, आप उनको ले लेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल ले लेंगे। पत्रकार और हैरान हुए। फिर उन्होंने कहा आप माफ कर देंगे? उन्होंने कहा माफ करना तो हमारा फर्ज है, माफ कर देंगे। अगर इतनी सी बात है तो फिर दिक्कत क्या है? मतलब अगर कल को नीतीश कुमार का मन फिर से भर जाए बीजेपी से और वो एक फोन लगा दें लालू जी को, तो लालू जी माफ कर देंगे और साथ में उनको ले लेंगे और फिर से जो है गठबंधन की सरकार बन जाएगी। सब इतना आसान है। ये सब कुछ हुआ तो फिर लोग, पत्रकार फिर पहुंचे तेजस्वी यादव के पास कि लालू जी तो ऐसा कह रहे हैं, आप मना कर रहे थे कल। उन्होंने कहा अरे भाई, आप किसी के सामने माइक लगा देंगे तो कुछ तो बोलेंगे ना। आप लोगों को ठंडा करने के लिए लालू जी ने ऐसा कह दिया है। चलिए साहब, ये भी हो गया। अब पत्रकारों की दौड़ खत्म नहीं हुई। उन्होंने नीतीश कुमार को ढूंढा, नीतीश कुमार से कहा कि लालू जी कह रहे हैं आपको ले लेंगे। तो अब नीतीश कुमार बोले अरे छोड़िए, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। तो इस बात में कुछ रखा है कि नहीं रखा है, यही कहानी तो आज हम आपको बताएंगे कहानी कुर्सी की में। शुरुआत में आपको दो बयान दिखा रहा हूं। पहला, लालू यादव के इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा हम माफ कर देंगे नीतीश कुमार को, और उसके बाद आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव, उन्हीं के बेटे का कल का बयान है, जब वो कहते हैं कि अब नीतीश कुमार की विदाई तो तय। 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो ज़मीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए क्या कहेंगे नए साल में बिहार वालों को क्या कहेंगे? माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? हम आ जाएंगे, आप जैसे कहेंगे आ जाएंगे। एक दूसरे को पूछ मत करिए, कोई बात नहीं, कोई बात, आराम से, धक्का मुक्की नहीं, आप आराम से ले लीजिए। अरे भाई आज ओथ का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें मत रेस करिए। और उसके बाद आप खान साहब, आप कल लालू जी से मिले, क्या बातचीत? तो नीतीश कुमार तो देखिए उतना बोले नहीं, इतना तो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान थे, वो बोले भाई आज ओथ का दिन है, आज तो कम से कम ये बातें मत कीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए सर, कि बिहार में नेताओं ने कोई हम लोग को हैरान करने का कोर्स किया है क्या? हा? या ये लालू जी, तेजस्वी यादव जी एक दिन कहते हैं, अगले दिन उनको ओवर रूल कर देते हैं, फिर तेजस्वी यादव कहते हैं तो आप लोग इसे मजाक कर रहे थे लालू जी, ऐसा मजाक करता है कोई? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि तेजस्वी ने कहा भले कि ठंडाने के लिए कर दिए, लेकिन दरअसल गर्मा गया मामला। और नेता कुछ बोलता है तो गरमाने के लिए ही करता है, थोड़ा माहौल गर्म रहे, आसपास का वातावरण थोड़ा गर्म रहे। लेकिन ये एक जिसको कहें कि जनरेशनल शिफ्ट जो है, जो चेंज है, वो बड़ा साफ साफ दिख रहा है। लालू जी की राजनीति यही है, थोड़ा भ्रम बना के रहो, थोड़ा माहौल बना के रखो, कुछ शिगुफा छोड़ दो। अच्छा, वो चले जाएंगे और नहीं चले जाएंगे, तो अगर हम बोल दें चले जाएंगे, विजय जी बोल दें नहीं चले जाएंगे, तो हम दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। मतलब इसमें ज्यादा कोई पॉलिटिकल न एनालिसिस है, न ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी नहीं। नीतीश जी चूंकि कई बार आए गए हैं, तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि वो नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब नीतीश जी जहां खड़े हैं, वहां ऐसा कुछ वो करने की स्थिति में नहीं, मतलब नहीं करेंगे ऐसा नहीं, स्थिति में नहीं। स्थिति क्या है? अब वो जिस जगह पर खड़े हैं, 2025 में जब चुनाव होगा तब चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी उनसे जरा सा भी एक कदम आगे चलती हुई दिखे ये नहीं चाहती है।
भले बीच बीच में बिहार भाजपा के नेता बोले, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको एकदम सबसे आगे लेकर चलते हैं। अब वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि वो लालू जी के साथ जाएंगे तो वो सिर्फ जो बिहार की राजनीति है, कहते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन तेजस्वी क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है वो गंभीर बात है और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। तेजस्वी कह रहे हैं एक ही बीज बार बार बोइएगा तो फसल खराब होगी। अब ये बात वही समझ पाएगा जो खेती किसानी किया होगा। पहले क्या होता था कि कोई भी आप उपज रहती थी तो धान गेहूं तो एक क्रॉप सीजन की, वो अगले क्रॉप सीजन के लिए अपने यहां भंडारे में, बखार में सब जगह रख दी जाती थी, भूसा में रख के उसी को डाला जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद नया बीज खरीदा जाता है, क्योंकि अगर आप एक ही बीज को बार बार लगाएंगे तो डिटोरिएट करता है। तो नीतीश कुमार पर यह बात बिल्कुल लागू होती है। मैं सहमत हूं कि बिहार की फसल अब बर्बाद हो रही है। जब नीतीश जी नया बीज थे, बहुत शानदार। पहले तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी खराब बीज के साथ जा रही चुनाव में? नहीं, बीजेपी खराब बीज के साथ नहीं जा रही। बीजेपी अपनी किस्म बेहतर करती जा रही, जिससे वो खराब वाला बीज बिहार की जनता को दिखने लगे कि ये खराब है। अरे एक तो आपने जो कहा बात सही है कि एक बिहार और नीतीश कुमार है तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझना जरूरी है। कल भी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई बीजेपी के नेता बार बार बड़बोलापन बोल के कहते हैं कि हमको अपनी सरकार बनानी है, हमारा मुख्यमंत्री बनाना है। फिर लगता है नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे तो फिर वो दोबारा वीडियो जारी करके कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था, हम तो नीतीश जी के साथ ही चुनाव में जाएंगे, नीतीश जी हमारा चेहरा है, हम चुनाव जीत गए तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं, तमाम बातें। लेकिन फिर वही बात, अब जब पत्रकार लालू जी के पास पहुंच ही गए तो नेता के पास कहने के लिए ऑप्शन होते हैं ना, कुछ भी कह सकते थे लालू जी। अब तेजस्वी यादव चुनावी साल में अगर एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ हो जाए, पहले हो चुके हैं, तो फिर उनका सारा इस साल की पॉलिटिक्स क्या बचेगी? क्या कहकर के जनता के बीच में जाएंगे? भाई जिनको गाली दे रहे हैं, जिनके खिलाफ बोल रहे हैं कि बीज खराब हो गया है, उसी को वो फसल फिर वो अपनाने की स्थिति में तो है नहीं। देखो, नेताओं की आप चिंता मत कीजिए, वो किसी भी बात को किसी भी तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। मतलब फिर वो ये भी कह सकते हैं वो हाइब्रिड बीज जो एक ही बार फसल देता है उससे तो बेहतर होता है ना पुराना बीज। लेकिन लालू यादव जी की बातचीत है, एक सवाल का जवाब पहले दीजिए। लालू जी ने बेटे के साथ खेला किया है या लालू जी बोल गए उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है? तेजस्वी जो कह रहे हैं वही सच है। मुझे नहीं लगता कि लालू जी की बात को कोई सीरियसली लेने वाली बात है। और वो यदि कहा भी है उन्होंने तो एक वो भ्रम जैसे बनाए रखते हैं ना, जो पहले पॉलिटिशियंस कुछ भी बात है ठीक है, लेकिन अभी बिहार की और खासतौर से आरजेडी की राजनीति जो तेजस्वी कह रहे हैं ना, उसको मानकर चलना चाहिए हमें कि तेजस्वी जो बात कर रहे हैं उसी पर वो चलेंगे और अकेले इस लड़ाई को लड़ना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कैसे लड़ सकते हैं। लालू जी ने बोल दिया, ठीक है बात कि किस तरह से हो रहा है। वैसे हो सकता है कि बिहार में आजकल जल्दी जल्दी शाम होती हो कि गुला जो है घर लौट कर आने लग जाए तुरंत। नीतीश जी, मुझे नहीं लग रहा कि अब ऐसी कोई संभावना बची है कि जिसमें वो इनके साथ जाएंगे, तेजस्वी के साथ या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे। लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग बात लगी कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, बड़ी पार्टी में हैं, सरकार में 20 साल से, और लालू जी उन्हें माफ कर रहे हैं। एक तो सवाल पूछने वाला भी बात है कि भाई माफ किस बात, कौन माफ करने वाला है? लालू जी कौन है माफ करने वाले? नीतीश बार बार छोड़ के चले जाते हैं ना, इसलिए माफ क्या करेंगे? हैसियत तो आप देखिए ना, वो चीफ मिनिस्टर है। सर चीफ मिनिस्टर, अच्छा आपने याद दिला दिया, वोट तो पता चले ना सर किसी को। 2020 के चुनाव का वोट आप देखिए क्या था। आरजेडी 23% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी यादव की लीडरशिप में लड़ा गया चुनाव। बीजेपी 19.5% की पार्टी है, आरजेडी 23% की पार्टी है, जेडीयू 15% की पार्टी है। तो 19 और 15 34% है ना अभी उनके पास, सरकार में और बैठे हैं तो इसलिए। लेकिन मैं समझता हूं तेजस्वी की बात को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए और तेजस्वी बहुत ही कोई बड़ी बात ना हो जाए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश के साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस और आरजेडी मिलकर। सर मुझे कहने वाले ऐसे लोग आमतौर पर मिल जाते हैं, आप बताइए गलत या सही है, कि आज नीतीश जी फोन करते हैं लालू जी को, मिलना है और मिलके होगा जो होगा, तुरंत अपॉइंटमेंट भी होगा और सब कुछ हो जाएगा 1 मिनट में। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो तो हो सकता है कि इसलिए हमने कहा कि नेताजी की बात पर आप मत करें कि तेजस्वी आज ये करे, वो कल कह सकते हैं ना कि भाई ये बीज ऐसा है कि जो अच्छा ही और घर का बीज अच्छा सा चलता रहे तो ठीक है। इसलिए नेताओं की बात का भरोसा नहीं है, लेकिन अभी संभावना जो लगती है वो ये है ही। और फाइनली तो यही है कि कुछ भी हो सकता है राजनीति में। और बिहार के हिसाब से नीतीश जी के पलटने की और लालू जी के माफ करने की नौबत नहीं आने यही बात आप भी कह रहे हैं ना। फिलहाल ऐसा आपको नहीं लगा। वैसे एक बात आप और गौर कीजिएगा, नीतीश कुमार ने कभी आप मेल मिलाप में भी तेजस्वी यादव से सीधे जाकर के मुलाकात नहीं की है। भाई कोई नया साल हो, दिवाली हो, कुछ और पर्व हो तो वो लालू यादव से मिलते हैं। मुलाकात वो लालू यादव और राबड़ी देवी से ही करते हैं हर बार। इसीलिए इस बार शायद पत्रकार लालू यादव के बाद ये सवाल नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से तो हुआ नहीं था, पूछा जा सकता था।
लेकिन ये लालू यादव से सवाल हुआ कि आप क्या करेंगे, उनको दोबारा लेंगे कि नहीं लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि लालू यादव की बातों को बहुत हल्के से लेने की जरूरत नहीं है। उनकी बात को उतनी गंभीरता से लेना चाहिए जितनी बात को तेजस्वी यादव के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, कोई भी राजनेता किसी के जुड़ने के साथ अगर सत्ता मिल सकती है तो तत्काल उसके साथ फोन लाइन हॉटलाइन जुड़ जाती है और तत्काल हो जाता है। जब नीतीश कुमार लालू के साथ गए थे तब अमित शाह का तो बयान था ना कि नीतीश कुमार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए एनडीए में। एक फोन नीतीश कुमार ने किया, रातों रात सुबह सरकार बन गई। तो नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जो आपको सत्ता दिला सकता है। वो लालू के संग रहेंगे तो आप सत्ता में चले जाओगे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। गजब है, बिल्कुल सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार है, इसलिए सारी पार्टियां उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। ये सारे राजनीतिक दल जानते हैं। सबसे छोटी पार्टी, लेकिन किंग मेकर नहीं, किंग बनते हैं, किंग मेकर बनते हैं और किंग भी बनते हैं। सर, खुद तो बनते ही, दूसरों को भी सत्ता में लेकर आ जाते हैं, उनकी वो ताकत है। तो उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं और वो लालू के साथ भी जा सकते हैं। और इसलिए 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए, सरकार में कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए, अगर लालू की बात करें तो नीतीश कुमार क्या भूल जाएंगे कि अभी 8-10 दिन पहले ही लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की जनसंपर्क यात्रा को क्या कहा था कि आंखें सेकने निकले हैं नीतीश कुमार। जब महिला जनसंपर्क यात्रा पे निकले थे, यही लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक कहा था कि नीतीश आंखें सेकने निकले। तो अगर नीतीश कुमार ये भूल सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव इस तरह से उनके बारे में बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार का रिएक्शन रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात से थोड़ी रिलैक्स थी कि लल्लन सिंह के बाद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। यह कहा गया कि संजय झा बन गए तो नीतीश कुमार अपने सलाहकार से डिगेंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का पिछले कुछ समय का अगर आप देख रहे हैं व्यवहार, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से बहुत आशंकित है कि नीतीश कुमार क्या कर लेंगे चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कहां चले जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लालू के बयान के बारे में पूछा हमारे गया, बाकी दोनों साथी जो हैं ये बड़े आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि नीतीश मैं कह कुमार रहा हूं कौन कि क्या तेजस्वी करेगा, नहीं कोई गारंटी चाहेंगे नहीं एक- देगा। एक वो बार कुछ भी भी देखिए कर सकते हैं confidence उनके साथ। तेजस्वी उन्हें नहीं अगर चाहेंगे लगा- कि वो नीतीश कुमार जी के नहीं, साथ इसमें जाए। और वैसे जो समीर जी कह रहे हैं ना, आजकल नीतीश जी को डिमेंशिया है, वो जल्दी भूल जाते हैं लालू जी ने क्या कहा, याद नहीं रहता। आप बयान देखिए ना कितना मतलब सर, अब ऐसा लग रहा है वैसे सच में कि जनता को भी पता है कि नतीजा यही आना है। नतीजा यही आना, तो कुछ इसको भी हो- 20%, इसको 25%, हाँ, इनको ऐसा- 15% ऐसा और नहीं, खेला ऐसा खत्म। नहीं होगा इस बार। मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बने। नीतीश कुमार चाहेंगे। लेकिन एक नीतीश मैं- कुमार ही बनेंगे वैसे सर, तो, एक वरना उलट जिसको उदाहरण- चाहेंगे वो बात एक नहीं उलट उदाहरण मैं दे दूं यहाँ पर सर, रेफरेंस में कि नीतीश कुमार सत्ता- उसी स्थिति में मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में अगर नहीं आएंगे तो ही भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना। सर, उस सूरत में यही नीतीश- वो तो बीजेपी अपने दम पर बनाएगी, ये मतलब है बिल्कुल। ना। वो सूरत कहां आ रही है, 20 साल से कहां देखने को मिल रहा आ है। जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। आ जाएगी। इस बार प्रतीक्षा कीजिए, अक्टूबर नवंबर में चुनाव। कोई वजह है इस कॉन्फिडेंस की? एक तो ये कि आप लोग सिर्फ 2 चचा की बात कर रहे हैं, तीसरे चचा की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में 2 बुजुर्ग लोग राजनीति कर रहे थे, एक लालू जी और नीतीश जी, लेकिन अब तीसरे आरिफ चचा भी पहुंच गए हैं और वो बड़े खिलाड़ी हैं। कितने बड़े खिलाड़ी हैं इससे आप अनुमान लगाइए कि एक समय में राजीव गांधी के बड़े विश्वस्त थे, आज वो मोदी जी के बड़े विश्वस्त हैं। और उनकी राजनीति में भी एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार की तरह है, यानी वो बीजेपी वाले मुसलमान हैं, वो बढ़िया संस्कृत, बढ़िया फारसी, बढ़िया उर्दू सब जानते हैं और वो सेक्युलर भी हैं और जिनको तथाकथित भाषा में कहा जाता है कि अरे वो तो लाइन पार करके जय श्री राम भी बोलते हैं, तो वो वाले भी। और मैं फिर कह रहा हूं, बिहार के राजभवन में यानी पटना राजभवन में आरिफ मोहम्मद खान का बैठना इस तरह की किसी भी आशंकाओं को ध्वस्त करने के लिए भी। अब अगर नीतीश कुमार ऐसी कोई पलटी की कोई गुंजाइश भी बनेगी तो यकीन मानिए अब वो आशंकाएं ध्वस्त करने के लिए ही आरिफ चचा बैठे हैं और उनको इसीलिए जाना जाता है। क्या कर लेंगे वो? मतलब मैं पर्सनली वो नहीं, क्या इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है? 2 पार्टी एक होकर सरकार बनाना चाहती है अगर? नहीं, राज्यपाल की भूमिका तो तब होती है ना जब वो छोड़ेंगे और उसके बाद वहां जाएंगे। तो नंबर्स को लेकर आप परेड कराने से लेकर सारी चीजें करते हैं, नंबर 1। दूसरा, राज्यपाल के पास जब चुनाव होता है तो सबसे बड़ी पार्टी को पहले अधिकार देने का होता है। उसमें नया आ गया है, गठजोड़ भी शामिल कर लो, लेकिन ये तो उनके पास होगा ना। और एक तरह से कहें, मैं बार बार कह रहा हूं कि केसरीनाथ त्रिपाठी के बाद इतना आर्टिकुलेट गवर्नर पहली बार आया है। वो बीच वाले छोड़ दीजिए, लालजी टंडन, फग्गन सिंह कुलस्ते, राजेंद्र आर्लेकर, ये सारे लोग जो थे ये कॉन्स्टिट्यूशन और उन मामलों के इतने विशेषज्ञ नहीं थे। लेकिन राजभवन में आरिफ मोहम्मद खान का बैठना, इसको सामान्य घटनाक्रम के तौर पर नहीं देखना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश जी कहीं जाने की स्थिति में, मन में तो उनके कुछ भी हो सकता है, लेकिन जाने की स्थिति में अब नहीं। मैं ये भी सवाल टटोलना चाहिए। लालू जी ने अगर ये बात बोली तो क्या आरजेडी को ये भी लगता है कि भाई ये दोनों अगर लालू +1 अगर कुछ भी है, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार +1 कोई भी पार्टी है तो वो पावर में आ जाएगी
इसलिए अगर बीजेपी ये नीतीश संभावना कुमार तो के साथ सबकी- है तो हमारा चांस कम ये है। संभावना तो सबके लिए बनी ही रहती है ना, इसमें दोनों पार्टियों के पास यही है, और इसीलिए वो उनके साथ लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है, जिसने ताला भी लगा दिया, सील भी लगा दी, उनका दरवाजा खिड़की, अमित शाह जी ने तो कहा था कि दरवाजा खिड़की सब बंद है, सब बंद। और वो जो तस्वीर देखिए सर, अभी आप जो क्या चेहरा बात है। दिखा रहे थे, ये तो दिखाया है, लेकिन आप वो चेहरा नहीं दिखा रहे। सम्राट जी वहां खड़े हुए थे जिन्होंने पगड़ी बांधी थी, कसम ली थी। सही बात। तो इसलिए इतना आप सीरियसली लेते हैं, थोड़ा सा जैसे आप मुस्कुराते हैं ना, ऐसे ही मुस्कुराते हुए इस खबर को लीजिए। अरे सर, सुबह गाड़ी लेकर के निकलते हैं, इतना वो तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है, शाम दोपहर होते होते सरकार बदल जाती है। हाँ, तो कितनी बार हो चुका है? वही कह रहा हूँ ना, तो इसलिए बहुत गंभीरता से लेने की अच्छा, बात तो क्या नहीं है। यू टर्न सिर्फ केजरीवाल ही ले सकते हैं? आते हैं ना अभी, इतना यू टर्न तो सबको ले लेकिन मैं एक उदाहरण यहाँ पर किस्सा का ये है, किस्सा कुर्सी का, उसमें एक थोड़ा सा उलट उदाहरण बताता हूँ कि अभी जो 2024 के चुनाव हो रहे थे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कुछ राज्यों में साथ थे, तो उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी और नवीन पटनायक के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो दोनों लोग साथ जाएंगे, गठबंधन करेंगे, बीजेडी और बीजेपी। और प्रधानमंत्री जी बीजू पटनायक जो उनके पिता हैं, उनकी 108वीं जयंती पर समारोह में चले गए। दोनों ने मंच साझा कर लिया, दोनों ने एक दूसरे की जितनी तारीफ जैसे होती है सामान्य, मतलब उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो कर ली। और जब लौट कर आए तो पार्टी ने कहा, जो स्टेट यूनिट थी उसने कहा कि भाई इनके साथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री को कहा कि ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मैंने उनको जबान दे दिया है, बोले वो देख लीजिए कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। और अनाउंसमेंट करवा दिया बीजेडी ने कुछ चैनल्स को भेज के कि भाई हमारा पैक्ट हो गया, और उसे विड्रॉ करना पड़ा। ये लोकसभा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, लोकसभा की। अभी यहाँ दिल्ली भी तो आए हुए थे ना? हाँ, लोकसभा विधानसभा दोनों, लोकसभा विधानसभा दोनों एक साथ हो रहे थे ना, सही, सही, और उसका नतीजा वही हुआ कि उड़ीसा में देख लीजिए आप, सरकार चली गई उनकी, नवीन पटनायक साहब की एक लोकसभा में सीट नहीं आई इसमें- एक लोक, इसमें एक और जो चूंकि मतलब ये आपने थोड़ा कहा- सा सत्ता में जीत जो है ना, पावर जो है सबसे इंपॉर्टेंट। एक फर्क है सर, अभी जो आपने उदाहरण उड़ीसा वाला दिया, अमित शाह जी ने अगर ये बोला मोदी जी को, मतलब कॉन्फिडेंस दिलाया ना कि अरे हम अकेले लड़ेंगे, जीत जाएंगे। हाँ। ये कॉन्फिडेंस है बिहार में। मैं ये कह रहा हूँ पावर की बात, अरे आपका कमिटमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर किसी चीफ मिनिस्टर को कमिटमेंट देता है, कोई छोटी बात होती है आप नहीं, उसको। वो ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात, बहुत बड़ी बात है वो, लेकिन वो आत्मविश्वास है बिहार में कि आरजेडी में या बीजेपी में दोनों में आत्मविश्वास, अकेले लड़ेंगे और जीत दोनों में जाएंगे। आत्मविश्वास है कि नीतीश जी के साथ हम बना ही लेंगे सर। नीतीश जी के साथ नहीं, इसमें एक जो विजय जी कह रहे हैं वो वाला तत्व है यहाँ। वो तत्व ऐसे है कि जैसे नवीन बाबू की सरकार अधिकारी चलाते थे और वीके पांडियन ही पूरी सरकार चलाते थे। वीके पांडियन को नवीन पटनायक का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। पहले सब कुछ तय हो गया और सीट एक फंसी थी पूरी वाली, एक और लोकसभा की सीट है जो सबसे ज्यादा फंसी थी, जिसको लेकर बीजेडी तैयार नहीं थी और भाजपा भी तैयार नहीं थी। लेकिन स्टेट यूनिट ने बहुत स्ट्रांगली कहा, और जो फीडबैक आया भारतीय जनता पार्टी के पास कि अब तो भैया ये वीके पांडियन सब चला रहे हैं, और वो एक सभा थी जिसमें नवीन पटनायक बोल रहे थे और उनके हाथ में माइक था, और वो माइक यूं यूं करके हिलने लगा, तो पांडियन ने पकड़कर उसको एक तरह से कहें कि सहारा दिया। वो डिफाइनिंग मोमेंट था, उसने तय कर दिया था वहां का चुनाव। तो जो कहा जा रहा है ना कि उस वक्त सब कुछ तय था, एक साथ सभा करने वाले थे, लेकिन जब उनको लग गया कि हम खुद जीत सकते हैं, और बिहार में पिछले कुछ समय से जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है। दो ही स्थितियां रहेंगी, या तो जनता दल यूनाइटेड इसी तरफ रहकर एक सहयोगी की भूमिका में लेकिन स्मॉल पार्टनर रहेगी, और या शायद वो पारी अगर दूसरी तरफ खेलने की कोशिश करेंगे तो उनकी पारी पूरी तरह से एकदम खराब होने वाली है, रन नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि वो जमीन सचमुच जो तेजस्वी कह रहे हैं, अब वो थोड़ा सा मामला वो बीज का एक नया फैक्टर ही भी है इस पर। लेकिन वो छोटे भाई तो दोनों तरफ ही स्मॉल पार्टनर ही रहेंगे, आरजेडी में बीजेपी में दोनों में। हाँ, वो 100 सीटों वाले छोटे भाई। लेकिन वहां एक नया एलिमेंट भी इस बार आ गया भाई, प्रशांत किशोर। मुझे नहीं पता आप लोग कितना उनको इस बार भाव दे रहे हैं या नहीं चांस सर, दे एक और- रहे हैं, एक और लेकिन element उपचुनाव में उन्होंने 4 सीटों पर बढ़िया वोट भी लिया है और हराया भी है आरजेडी मुझे को लग रहा है मार्जिन में। कि प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान को भी नहीं भूलना चाहिए। चिराग पासवान भी इस बार, चिराग पासवान भी कमिटेड है, चलिए मैं इसलिए उनकी बात नहीं हाँ, कर रहा हूं। मतलब वो तो बीजेपी के साथ कमिटेड है। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी के साथ कमिटेड है, लेकिन नीतीश कुमार को जो 2020 में निपटाने में तो चिराग पासवान की भूमिका थी, और इस बार भी उनकी भूमिका होगी कि नीतीश कुमार वहां पे सबसे कमजोर बन के उभरे। चिराग पासवान भविष्य के बिहार का तो नारा था ना, बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया था, तो चिराग पासवान तो चाहते हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूं, तो वो अपने आप को बिहार में ज्यादा प्रोजेक्ट करेंगे विधानसभा चुनाव में। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, मुझे लग रहा है प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बनकर लोकसभा विधानसभा चुनाव में उभरने वाले हैं। ये बात सही है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएंगे, ये बात भी सही है कि वो किंग मेकर नहीं बन पाएंगे, कि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, लेकिन यह तय है कि प्रशांत किशोर के कारण, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो,
कई बड़े उनके खिलाड़ी, कई बड़ा वोट बैंक टूटेगा और कई सीटों का नुकसान प्रशांत किशोर के कारण होने वाला। ये बीजेपी को नुकसान नहीं करेंगे, बीजेपी को कम नुकसान होगा। देखिए, प्रशांत किशोर का जो फोकस है वो बहुत ज्यादा मुस्लिम वोट्स के ऊपर है, बहुत ज्यादा अति दलित के ऊपर है, और ये अति दलित का जो वोट बैंक वो नीतीश कुमार का है। मुसलमान का बड़ा वोट बैंक वो लालू प्रसाद यादव के साथ, तेजस्वी के साथ जुड़ा हुआ है। तो पीके को पता है कि मुझे कहां फोकस करना है। आपकी समीक्षा जो है, मैं नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझसे ज्यादा होगी, लेकिन एक प्रोग्रेसिव किस्म के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं ना पीके, जो बातें वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला, साल भर के लिए मैं दलित को भी अध्यक्ष बना रहा हूं, उसके बाद 1 साल के लिए मुसलमान बनेगा। और आप जो वोट है, आप जो सीट के हिसाब से उम्मीदवार डिक्लेयर करिए, आप देखिए ना, वो पूरी जाति की राजनीति वहां पर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो बहुत समझदार है, वो जानते हैं बिहार में बिना जाति के आप राजनीति कर नहीं सकते, तो जहां जैसी जाति के उम्मीदवार है वो वैसे उतारेंगे। और मुसलमानों को तो वो बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी तक आप जिसके लालटेन में तेल बनकर जलते रहे, उसने राजनीति का स्वाद चखा है, अब आप अपना लालटेन बदलिए। तो मुझे लग रहा है कि मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक वो लेने की कोशिश के अंदर है, और उसका सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को जरूर होगा। लेकिन उनके टारगेट नीतीश कुमार भी है, क्योंकि जानते हैं कि नीतीश कुमार अब कमजोर हो गए, तो इनका वोट बैंक प्रशांत किशोर लेने की कोशिश। अब आप लोग तो जो है चुनाव से, इलेक्शन से पहले बता देते हैं कौन जीत रहा है, तो लोग तो ये अपेक्षा कर रहे हैं, इस बार इतना बता दीजिए, चाचा पलटेंगे? नहीं, फाइनल वर्ड में आपको ले रहा हूं, मैं एकदम, सर बताइए। मुझे 90% नहीं लगता कि वो बदले। मतलब देखिए, 10% तो उनके लिए, नीतीश जी के लिए इतना सा तो मैं बहुत ही, नीतीश जी का मन, हर्षवर्धन जी का थोड़ा सा उनके साथ ज्यादा करीबी रिश्ता, मैं उनके कह रहा हूं, नीतीश जी का मन हम लोग मन पे तो भारी। ये 100% बोल रहे हैं नहीं पलटेंगे, आप बोल रहे हैं 90% बोल रहे हैं। लेकिन मैं इसमें भी जोड़ रहा हूं कि प्रशांत किशोर एक बहुत माइनर फैक्टर के तौर पर इस चुनाव में रहेंगे, कोई आप बहुत उम्मीद मत कीजिए। अच्छा ठीक है, अब पलटेंगे? संभावना बहुत कम है मेरे हिसाब से, नहीं पलटेंगे। लेकिन टिकटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि हम बहुत ज्यादा सीटों पर लड़े। सितंबर अक्टूबर की बात नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, उसके पहले कोई संभावना नहीं है। चलिए सर, कुमार वही रहेंगे। नीतीश चाचा, देखिए आप अपनी इज्जत तो कई बार दाएं बाएं कर चुके, हमारी मेरी वाली मत कीजिएगा। ये आपसे निवेदन है, अब पलटिएगा नहीं। ब्रेक ले रहे हैं व्यूअर्स, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम दिल्ली के चुनाव की। देखिए, आरजेडी कब से नहीं है पावर में बिहार में, को पता है सर कब से पावर में नहीं है? 2005 से ना, 20 साल बीच का छोड़ दीजिए, वो 2-4 साल के करीब शायद रही। 17-18 महीने, 17-18 महीने बस। 2003 में भी नहीं थी सर, अटल जी ने 20 भेजा। साल से बाहर है। 2005 के बाद दिल्ली में बीजेपी कब से बाहर है? 30 साल 30 साल से बीजेपी। 25 साल हो गए, 15 साल उनके शीला दीक्षित। शीला 25 दीक्षित नहीं, और करीब 10 27 साल हो गए। हाँ, मतलब 11 साल 10 साल। चुनाव 30 साल पहले, चुनाव लगभग 30 साल। बीच में मिड टर्म था। अब सोचिए, अगर आरजेडी बिहार में फिर हार जाती है तो क्या होगा उसकी पार्टी का, कार्यकर्ता का?